आपराधिक इतिहास वाले ठेकेदारों को अब नहीं मिलेगा ठेका। सीएम योगी ने जारी किए सख्त निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों से की बात। पशुपालकों को सीएम ने विश्व दुग्ध दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, पशुपालकों के श्रम और डबल इंजन की सरकार के अभूतपूर्व प्रोत्साहन का ही सुपरिणाम है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को सीएम योगी ने दी जन्म दिवस की बधाई। कहा, भगवान सोमनाथ से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रदेशवासियों को योगी आदित्यनाथ ने दी अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस की शुभकामनाएं। कहा, आइए बच्चों को संस्कार एवं मूल्यों से करें अभिसिंचित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 3 दिन बारिश का जारी किया अलर्ट। यूपी में नए पश्चिम विक्षोभ की दस्तक से बारिश की संभावनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। इस बीच आपको बता दें, खबर आ रही है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला सामने आ रहा है। यूपी में तबादला उद्योग पर लगा ताला। आपको बता दें, दशकों से यूपी में चल रहे तबादला उद्योग पर ताला लगता नजर आ रहा है। तो यूपी में तबादला, दशकों से यूपी में चल रहे हैं तबादला उद्योग। योगी सरकार में लगाया है तबादला उद्योग पर ताला। अब सिफारिशों पर नहीं होंगे तबादले। योगी सरकार ने की नई तबादला नीति को हरी झंडी दिखाई है। कार्मिक विभाग ने बनाया मानव संपदा पोर्टल। कार्मिक विभाग ने बनाया मानव संपदा पोर्टल। तबादले के वार्षिक प्रविष्टि देने की तिथि भी निर्धारित की गई है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला सामने आ रहा है। आपको बता दें, तबादला उद्योग जो यूपी में चलन में था, जैसा कि बताया जा रहा है, उस पर अब ताला लगता नजर आ रहा है। अब सिफारिशों से तबादले नहीं होंगे, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो तबादला उद्योग पर योगी सरकार ने चाबुक कसा है। अब सिफारिशों पर तबादले नहीं होंगे। आपको बता दें, योगी ने नई तबादला नीति को हरी झंडी दिखाई है। तो ये ऐतिहासिक फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का सामने आ रहा है। जो वर्षों से चली आ रही व्यवस्था से इतर एक नई राह चलने की कोशिश की गई है। अभी तक सिफारिशों से तबादले हुआ करते थे, लेकिन अब नई तबादला नीति को हरी झंडी दिखाई है योगी सरकार ने, जिसमें अब सिफारिशों के आधार पर तबादले नहीं होंगे। कार्य दक्षता और रिकॉर्ड के आधार पर तबादले होंगे, जिसको लेकर योगी सरकार ने नई तबादला नीति को हरी झंडी दिखाई है। अब सिफारिशों पर तबादले नहीं होंगे। जो रीति चल रही थी उससे इतर नई तबादला नीति को हरी झंडी दिखाई है योगी सरकार ने। जो कार्मिक विभाग ने मानव संपदा पोर्टल बनाया है। आपको बता दें, तबादले का वार्षिक प्रविष्टि देने की तिथि भी निर्धारित की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला सामने आ रहा है। लखनऊ से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नई तबादला नीति को हरी झंडी दिखाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और साथ ही दावा भी किया है कि तबादला उद्योग जो अभी तक चलता था, अब वैसे नहीं चलेगा। अब सिफारिशों पर तबादले नहीं होंगे। इसी खबर पर हमारे सलाहकार संपादक के वक्स सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के वक्स सर, जिस तरीके से योगी सरकार ने नई तबादला नीति बनाई है, अब सिफारिशों के आधार पर तबादले नहीं होंगे, क्या कुछ खास इसमें होने वाला है? इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए मनोज, ये जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से ये तबादला उद्योग पनप फूल रहा था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में यही चल रहा था, लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में एक नया फैसला लिया जो ऐतिहासिक फैसला कहा जाएगा।
इसके तहत अब तबादला उद्योग था उसको पूरी तरह से ताला लगा दिया गया। तबादले जो सिफारिशों के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर उनके जो चरित्र पंजिका होती है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है कि अप्रेजल स्वयं अपना कर्मचारी अधिकारी अपना अप्रेजल स्वयं बनाता है, उसके बाद अपने विभागाध्यक्ष को भेजता है, उसका विभागाध्यक्ष जो उसके कार्यों को समीक्षा कर रहा होता है वो देखता है, उसी के आधार पे उसके प्रमोशन भी होंगे, ट्रांसफर भी होंगे, उसी के आधार पर सब कुछ होता है। हाँ, जी आप बात कंप्लीट करिए सर। एक मानव संपदा करके एक प्रदेश के कार्मिक विभाग मानव का एक पोर्टल तैयार किया है, जिसमें सारी चीजें उपलब्ध होंगी, कौन कहाँ किस समय रहा, कितना काम किया साल भर में, उसी आधार पे उसकी प्रतिकूल परिस्थिति या उसकी अनुकूल परिस्थिति दी जाएगी, उसी तरह पोर्टल पे अब सारा काम पोर्टल पे होगा। अब ये नहीं कि फला मंत्री ने कह दिया, फला व्यक्ति ने कह दिया और फला पार्टी के नेता ने कह दिया कि इसका तबादला यहाँ कर दो। वो अब जो तबादला नहीं पे पूरी तरह से ताला लगा दिया गया। अब चरित्र पंजिका और सब कुछ होना ऑनलाइन कर दिया गया है। हाँ, केवक सर, अगर बात की जाए इस नई तबादला नीति की, तो इस तबादला नीति से ब्यूरोक्रेसी पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा और कितना पारदर्शिता से काम होगा और जनता को इसका लाभ दिखाई देगा? देखिए मनोज, इसमें जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको तो इससे फायदा होगा, लेकिन जो लाचार और आलसी लोग हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि जो एचओडी बैठा होता है वो देखता रहता है कौन अधिकारी काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा है। अब जो उनकी चरित्र पंजिका लिखी जाएगी वो भी ऑनलाइन होगी, उनका करेक्टर रोल भी ऑनलाइन होगा, और कौन कहाँ पर कितना रहा, कितना काम किया, इस तरीके से कुल मिला के अब ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो सिफारिश के आधार पर नहीं होगा, ऑनलाइन होंगी। और ये सारे विभागों में व्यवस्था लागू कर दी गई, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे लोक निर्माण हो, सिंचाई हो, हर विभाग में व्यवस्था लागू कर दी। इससे पारदर्शिता आएगी, अच्छे काम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा। केवक सर, एक अहम सवाल और हमारे जहन में आ रहा है। अभी तक जैसे कि परपाटी चली आ रही थी कि उम्र और नज़दीकी और सिफारिशें, ये तीन अहम बिंदु थे जो तबादलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। किसी के नज़दीकी है, किसी की उम्र अब उस पायदान पे है, या किसी की सिफारिश होती थी तब तबादले होते थे। तो अब इस नीति और इस परपाटी पर पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है? नहीं, ये उम्र की बात कर तो इसमें जो अप्रेजल होता है वो उम्र के अप्रेजल की जो व्यवस्था, जिसे कॉर्पोरेट सेक्टर अप्रेजल कर्मचारी स्वयं बनाता है, उस पर अंतिम निर्णय एचओडी देता है, जिस विंग का एचओडी होगा निर्णय लेगा। लेकिन उम्र का जरूर इसमें ध्यान दिया जाएगा। अगर उम्र के अंतिम पड़ाव पे है, रिटायरमेंट के अंतिम पड़ाव पे है, तो इसकी कर्मचारी की इच्छा पे जरूर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन वो कर्मचारी पूर्व में कितना काम किया है, काहिल रहा है और यह कठिन काम करने वाला रहा है, तो उसका भी इस पर ध्यान, उम्र का ध्यान जरूर भी है। लेकिन सिफारिश पर तबादले होते उद्योग बन गया, तबादला उद्योग बन गया था उत्तर प्रदेश पे, पूरी तरह से विराम लगा दिया गया है। और जो हर विभाग में दलाल घुमा करते थे, आप जहाँ से पोस्टिंग चाहे इतना पैसा लगे पोस्टिंग कर देंगे, उस नीति और रीत पर पूरी तरह से योगी सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। हाँ केवक सर, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे सलाहकार संपादक केवक सर लखनऊ से जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस विषय पर अहम जानकारी से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। हमारे दर्शक साफ तौर से देख सकते हैं, योगी सरकार नई तबादला नीति लेकर आई है, जिसके तहत अब सिफारिशों के आधार पर तबादले नहीं होंगे। अब कार्य प्रणाली और तमाम मानक देखे जाएंगे, जिसके आधार पर ऑनलाइन तबादले होंगे। किसी की सिफारिश की अब आवश्यकता नहीं होगी। अगली खबर लखनऊ से। यूपी में चली है तबादला एक्सप्रेस। इस बीच ये अहम खबर सामने आ रही है, यूपी में 55 आईएएस अफसरों के तबादले सामने आ रहे हैं। एसीएस वित्त प्रशांत द्विवेदी हटाए गए हैं। दीपक कुमार को एसीएस वित्त का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर का भी तबादला हुआ है। सचिव कृषि बनाए गए हैं राजशेखर। साथ ही लोकेश एम कानपुर के नए कमिश्नर बनाए गए हैं। यशोदा ऋषिकेश भास्कर सहारनपुर के कमिश्नर बने हैं। तो 55 आईएएस के तबादले की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोकेश एम कानपुर के नए कमिश्नर बनाए गए हैं, जबकि कानपुर के मौजूदा
यशोदा ऋषिकेश भास्कर का भी तबादला हुआ है। यूपी में तबादला एक्सप्रेस की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर, यूपी में 5 आईएएस, माफ कीजिएगा 55 आईएएस, गलती से हमने ये बात की थी। 5 आईएएस के तबादले हुए हैं, जिसमें दीपक कुमार को एसीएस वित्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर का भी तबादला हुआ है। तो ये 5 आईएएसओं के तबादले से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सचिव कृषि बनाए गए हैं कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। और उत्कर्ष सर, जिस तरीके से एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस सामने नजर आ रही है, 5 सीनियर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, क्या कुछ इससे इस प्रशासनिक फेरबदल से क्या मायने नजर आ रहे हैं सर? देखिए, ये तबादलों की श्रृंखला चल रही है, लेकिन ये जो आज की खबर है वो इस मामले में महत्वपूर्ण है कि प्रशांत त्रिवेदी का जो तबादला हुआ है, कल ही अभी आयुष घोटाले में ईडी की जांच की बात शुरू हुई थी और जो आयुष विश्वविद्यालयों में जो दाखिले हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार में सीबीआई जांच भी चल रही है और प्रशांत त्रिवेदी का नाम उसमें बहुत तेजी से सामने आ रहा था। तो एक तो बहुत सीधी बात है कि उनको इस वजह से यहां से हटाया गया है। दूसरी जो अहम बात है कि ऋषिकेश यशोद भास्कर प्रतिनियुक्ति पर गए हुए थे, वहां से वापस लौटे हैं, तो उनका एक मोडेशन हुआ है। बाकी जो 3 तबादले हैं वो ये था कि चाहे राजशेखर हो, इनका कार्यकाल लंबा हो चुका था और इनका ट्रांसफर तो ड्यू था, लेकिन मुख्य बात प्रशांत त्रिवेदी की है। लेकिन ये 5 की सूची को अभी रुकना नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनके विशेष सचिव और जिलों के कुछ जो जिलाधिकारी हैं उनके तबादलों की भी बात चल रही है। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि काफी बड़े पैमाने पर जिलों में प्रशासन बदला जा सकता है और सचिवालय में भी विभागों में काफी फेरबदल हो सकता है। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रशांत त्रिवेदी को उनके पद से हटा दिया गया है। उत्कर्ष सर, अगर बात की जाए राजशेखर की, जो कानपुर के कमिश्नर थे, काफी लोकप्रिय माने जा रहे थे, उनकी कार्यप्रणाली भी लगातार चर्चा में रही है। इस दौरान उनको हटाकर उनको कृषि सचिव बनाया गया है। एम लोकेश को कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो कानपुर के लिहाज से कितना अहम फैसला है? देखिए, राजशेखर शुरू से एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही काबिल अधिकारी माने जाते रहे हैं। वो लखनऊ में राजधानी में लंबे समय तक जिलाधिकारी रहे और तब भी उनकी कार्यशैली की प्रशंसा हुई। उसके बाद जिस विभाग में गए उन्होंने अच्छे काम किए और कानपुर में भी कमिश्नर रहते हुए उन्होंने बहुत माइलस्टोन काम किए, चाहे शहर के सुंदरीकरण का काम हो या और भी दूसरी बातें हों। तो राजशेखर की ख्याति हमेशा एक बहुत ही कर्मठ और बहुत ही लोकप्रिय अधिकारी की रही है। अब उनको कृषि विभाग का अहम जिम्मा दिया गया है। कृषि विभाग इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर और उत्तर प्रदेश सरकार तक की जो नीति है उसमें किसानों का विकास और किसानों की आय दुगनी करने जैसी बातें बहुत प्रमुख रही हैं। तो एक अच्छा विभाग है और वहां पर राजशेखर जैसा अधिकारी निश्चित तौर पर और बेहतर काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रशांत सर, एक अहम सवाल और है। एसीएस वित्त की बात की जाए, दीपक कुमार को एसीएस वित्त का अतिरिक्त चार्ज दिया गया, जबकि उनके पास पहले से एक जिम्मेदारी है। तो वित्त से जुड़े इस अहम पद के लिए अचानक ये परिवर्तन क्या कुछ मायने और क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? देखिए, प्रशांत त्रिवेदी अभी तक थे और वो घोटालों में उनका नाम आ रहा था सीबीआई की जांच में और उसके बाद ईडी की जांच में, तो उन्हें तो वहां से हटाना ही था। आनंद फानन में जब हटाना था तो किसी न किसी को चार्ज दिया गया, लेकिन ये एक हमें लगता है कि ये एक तात्कालिक व्यवस्था है। बहुत जल्दी ही वित्त विभाग, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, वो अतिरिक्त चार्ज पर नहीं चल सकता है सामान्य तौर पर, तो वहां पर एक पूर्णकालिक एसीएस तो जरूर आएगा। ये एक
अस्थायी व्यवस्था के तौर पर आज दीपक कुमार को ये चार्ज मिला है। हाँ उत्कर्ष सर, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चलिए 5 महत्वपूर्ण आईएएस के तबादले हुए हैं, जिसमें कानपुर के कमिश्नर राजशेखर भी शामिल हैं। उनको कृषि सचिव बनाया गया है। कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर का भी तबादला हुआ है और एम लोकेश को कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राजशेखर सचिव कृषि बनाए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। लोकेश एम कानपुर के नए कमिश्नर बनाए गए हैं। खबरों में वक्त है अभी एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से है अगली खबर। आज तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल 2 जून को झारखंड के सीएम से भी मिलेंगे। तो केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लगातार समर्थन जुटा रहे हैं और इसी क्रम में समर्थन मांगने के लिए सीएम स्टालिन और छत्तीसगढ़ के सीएम से भी मुलाकात करेंगे। तो अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं केजरीवाल। आज तमिलनाडु के सीएम से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, साथ ही 2 जून को झारखंड के सीएम से भी मिलेंगे केजरीवाल। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। तो लगातार केजरीवाल देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में लाए गए अध्यादेश के खिलाफ जन समर्थन जुटा रहे हैं। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और राज्यसभा में इस अध्यादेश के खिलाफ केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है, इस अध्यादेश के खिलाफ अपने समर्थन को मजबूत करने के लिए लगातार कवायद कर रहे हैं। इसी क्रम में आज तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात करेंगे और हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से इसी खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रवेश, अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में लाए गए अध्यादेश के खिलाफ लगातार समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज की जो मुलाकात है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। क्या कुछ अहम जानकारी है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने अपने कंधों पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की जिम्मेदारी उठा ली है और वो इस संदर्भ में अध्यादेश के खिलाफ जो है ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और इसी संदर्भ में आज वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन से मुलाकात करने जा रहे हैं और कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, उनका जो मकसद है राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को रोकना है, उसको पास ना होने देना है। इसी संदर्भ में वो कई मुख्यमंत्रियों से, ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, उद्धव ठाकरे से मिल चुके हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार खुद उनको दिल्ली में आकर तेजस्वी यादव के साथ मिले थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरी कमान अपने कंधों पर ले ली है और वो पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और इसी संदर्भ में लगातार विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता है या मुख्यमंत्री है राज्यों के, उनसे जाकर इस संदर्भ में अपनी बात को रखकर ये मांग कर रहे हैं कि वो किस हर कीमत पर अध्यादेश को राज्यसभा में पास ना होने दें, उनका समर्थन करें। जी हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए, अरविंद केजरीवाल न सिर्फ अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं, बल्कि 2024 के जो विपक्षी पार्टियों का जो समीकरण बन रहा है उसके भी एक अहम चेहरे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का अलग अलग मुख्यमंत्रियों से मिलना और उनसे अध्यादेश के लिए समर्थन मांगना 2024 के समीकरण के लिहाज से भी अहम हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं साफ साफ आपको बोलूंगा कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। एक तरीके से केजरीवाल जब ये पूरा समर्थन जुटा लेंगे और राज्यसभा में अगर अध्यादेश को पास होने से रोक देंगे तो वो उसको एक अपना सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं। और इसी संदर्भ में लोकसभा चुनाव में अपनी रेस को आगे बढ़ाते हुए पूरे विपक्ष के एक साथ जुट होकर वो जो है लोकसभा 24 का चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी संदर्भ में वो हर मुख्यमंत्री, हर बड़े नेता से मिलकर सिर्फ अध्यादेश रुकवाने का ही काम नहीं कर रहे हैं, वो सबको एकजुट कर रहे हैं। और वो बार बार जो है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं उनसे भी मांग की है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे से भी समय मांगा है, लेकिन
कांग्रेस की तरफ से जो है उनको मना किया गया है, इनकार किया गया। दूसरी तरफ मैं बता दूं, AIM के वैसी है, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन के लिए साफ साफ मना कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी जो है यात्रा को जारी रखे हैं और इस संदर्भ में सबसे मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं केजरीवाल, जबकि देखा जा रहा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका कई मामलों पे मुखरता से वो एक दूसरे के एंटी भी नजर आए हैं। तो ऐसे में केजरीवाल का क्या समर्थन साफ तौर से करते नजर आ पाएंगे हेमंत सोरेन? जी देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल कई बड़े नेताओं का नाम लेते हुए कहीं उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए जो है सत्ता में आए थे, जिसमें शरद पवार का नाम शामिल है। उसके अलावा मैं बता दूं, कांग्रेस की शीला दीक्षित की उन्होंने काफी 300 पेज का एक पन्ना बनाया था, जिसको लेकर उन्होंने पूरी बयानबाजी की थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो अध्यादेश को किसी भी कीमत पर रोकना है, और रोकने के लिए वो चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो किसी भी मुखर्रा हो, या जैसे भी बयानबाजी हुई हो, लेकिन राजनीति के लिहाज से आज दोस्ती करनी है, और दोस्ती करने के लिए वो स्वयं ही जा रहे हैं, और सबसे दोस्ती कर राज्यसभा में जो केंद्र सरकार का अध्यादेश है उसे रोकने के लिए पूरी तरीके से जहमत उठाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा चुके हैं। और आज जब वो स्टालिन तमिलनाडु के सीएम से मिलेंगे और उसके बाद कल हेमंत सोरेन से मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगियों को भी दूर करेंगे, जो गिले शिकवे हैं उनको भी दूर करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि राज्यसभा में हर कीमत पर अध्यादेश पास ना हो। जी हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए, एक और अहम सवाल है कि अरविंद केजरीवाल उन पार्टियों से लगातार संपर्क में है और उनसे ज्यादा नजदीकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो मौजूदा समय में बीजेपी के धुर विरोधी हैं, और पिछले कुछ समय में वो बीजेपी के अलायंस हुआ करती थी पार्टियां, चाहे शिवसेना की बात की जाए, चाहे नीतीश कुमार की बात की जाए। आज ये पार्टियां बीजेपी की धुर विरोधी हैं, तो इन पार्टियों से नीतीश कुमार की लगातार नजदीकी देखी जा रही है। नीतीश कुमार लगातार समर्थन जुटाने के अलावा इन पार्टियों से लगातार नजदीकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टी अगर किसी के साथ अलायंस में जुड़ी हुई है और किसी नाराजगी के कारण वो अलग हो गई है, तो वो सबसे पहले दूसरी विपक्षी पार्टियों की साथी होती है, सबसे ज्यादा सहयोग करती है। उसी उद्देश्य से मैं बता दूं आपको कि अरविंद केजरीवाल भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी का अलायंस तोड़कर आए हैं, चाहे कोई अन्य दल भी आए, लेकिन अगर उनसे वो बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर उनकी बातों को समझा जाएगा, रखा जाएगा, सुना जाएगा, और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि वो उनके समर्थन में पूर्ण रूप से शामिल हो और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि जो है आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, तो उसके लिए उनकी रणनीति पूरी तरीके से तैयार हो और मोदी का जो विजय रथ है उसको रोक दिया जाए, ताकि विपक्ष में से कोई एक मुख्य चेहरे को बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जाए। जी हाँ प्रवेश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तमाम बिंदुओं पर गहराई से चर्चा की और हमारे दर्शकों को रूबरू कराया तमाम अहम जानकारियों से। तो आपको बता दें, दिल्ली के सीएम आज तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद झारखंड के सीएम से भी 2 जून को मुलाकात प्रस्तावित है अरविंद केजरीवाल की। तो जन समर्थन अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए लगातार केजरीवाल प्रयास कर रहे हैं। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और आगे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और मुजफ्फरनगर से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का आज प्रदर्शन। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पहलवानों के समर्थन में आया है। संयुक्त किसान मोर्चा आज देशव्यापी आंदोलन और प्रदर्शन का ऐलान। मुजफ्फरनगर में आज होगी खाप महापंचायत। खाप महापंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। महापंचायत में राजस्थान, यूपी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज खाप महापंचायत मुजफ्फरनगर में होगी। अहम जानकारी आपको बता दें, और खाप महापंचायत में आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, आगे की रणनीति तय होगी। महापंचायत में राजस्थान, यूपी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इन सभी जगहों के जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। आज
खाप महापंचायत पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा शुरुआत से ही, लेकिन अब लगातार महापंचायतों का दौर जारी है और आज संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन भी होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन आज होगा और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की लगातार इनकी ओर से मांग की जा रही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आज देशव्यापी आंदोलन का ऐलान भी हो सकता है। मुजफ्फरनगर में आज खाप महापंचायत होगी। अहम खबर, मुजफ्फरनगर में आज होगी खाप महापंचायत और खाप महापंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो आगे की रणनीति तय होगी और महापंचायत में राजस्थान, यूपी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अहम खबर आपको हम बता दें, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के प्रतिनिधि भी आज इस खाप महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा। और अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर युवक ने राह चलते राहगीरों पर हमला कर दिया है और नशे में 2 युवक ने राहगीरों पर किया चाकू से हमला। चाकू लगने से 2 लोगों को आई है गंभीर चोट। तो चाकू लगने से 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पब्लिक ने नशेड़ी युवक को जमकर पीटा है। युवक ने राह चलते राहगीरों पर हमला कर दिया। नशे में धुत युवक ने राहगीरों पर चाकू से हमला किया है। कई लोगों को चोट भी लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि युवक को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली रोड भूड़ फ्लाईओवर के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर नशे में धुत एक युवक राहगीरों पर चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। और आम जानकारी, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली रोड भूड़ फ्लाईओवर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर, युवक ने राहगीरों पर हमला कर दिया। नशे में धुत युवक ने किया चाकू से हमला। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर नशे में धुत युवक ने चाकू से हमला कर दिया और चाकू लगने से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि सबके बाद राहगीरों ने युवक को पकड़कर जमकर इसकी पिटाई कर दी है। पब्लिक ने नशेड़ी युवक को जमकर पीटा है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और युवक ने राह चलते राहगीरों पर हमला कर दिया। तो युवक ने राह चलते राहगीरों पर किया हमला। ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया और दिल्ली रोड भूड़ फ्लाईओवर के पास का ये पूरा मामला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल, एक युवक राहगीरों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड भूड़ फ्लाईओवर के निकट का मामला है, जहां एक जो नशेड़ी है युवक नशे के उसमें चाकू से जो राहगीर चलते हुए थे उन पर हमला कर देता है, जबकि 2 जो लोग थे उनको बुरी तरह से घायल भी कर देता है। हालांकि जब जिस तरह से वो हमला कर रहा था, उसको जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने उसको नशेड़ी को पकड़ा और पकड़ने के बाद में उसकी पिटाई भी की है। पिटाई करने के बाद में उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंचे, पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अगर उनकी बात की जाए तो जो पुलिस ने उनके लिए तत्काल उनकी हालत को देखते हुए PSC में भर्ती करा दिया है। हालांकि बात की जाए उनकी हालत की, तो हालत अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित बनी हुई है, लेकिन हालांकि चोट तो उनका काफी है। पुलिस का कहना यह है कि नशे के धुत में जिस तरह से युवक ने जो हमला किया है उसके जांच की जा रही है कि और जांच के बाद उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन क्या अब तक कोई बात सामने आई कि आखिर ये युवक लोगों पर हमला क्यों कर रहा था? जी देखिए, बिल्कुल मैं आता हूँ। पुलिस का कहना यह है कि जो इसने ज्यादा नशे का ज्यादा सेवन कर रखा था और बताया जा रहा है कि इसका काफी समय से घर में भी विवाद चल रहा था, तो विवाद के चलते लगातार काफी समय से शराब का सेवन कर रहा था। नशे जो और वैसे नशे भांग वगैरह उनका भी नशा कर रहा था। उसमें तो उसने कहीं से जो बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा चाकू खरीदा था। चाकू खरीदने के बाद उसका कहना था या तो मैं खुद ही मरूंगा, जो पुलिस ने उससे जब पूछताछ में पता पड़ा या मैं लोगों को मारूंगा, जब मैं हत्या बंद होऊंगा, थाने जेल जाऊंगा। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उसकी जो पुलिस का कहना है उसकी जो मानसिक संतुलन था वो ठीक नहीं था। उसको लेकर लगातार वो पहले से ही
कि काफी समय से परेशान चल रहा था, उसको चलते उसने लोगों पर हमला किया। हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा करके उसको जेल भेजने की पुलिस के द्वारा तैयारी की जा रही थी। जी बहुत शुक्रिया अनिल आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और एक नशेड़ी युवक अचानक ही राहगीरों पर हमला करना शुरू कर देता है। चाकू से हमले करने के दौरान कई लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई, कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बुलंदशहर से खबर, युवक ने राहगीरों पर किया हमला जिसमें कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। नशे में धुत युवक ने चाकू से हमला कर दिया। और अगली खबर है सीतापुर से, जहां पर घर के बाहर झाड़ियों में मिला है महिला का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस के मुताबिक गला दबाकर हत्या की गई है। 4 थानों की पुलिस व पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे हैं। घर के बाहर झाड़ियों में मिला महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सदरपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो थाना सदरपुर क्षेत्र का है ये पूरा मामला। 4 थानों की पुलिस व एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। तो 4 थानों की पुलिस व एसपी भी मौके पर पहुंचे। सीतापुर से खबर, घर के बाहर झाड़ियों में मिला महिला का शव। और पुलिस के मुताबिक गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर, 4 थानों की पुलिस व एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। और सीतापुर से खबर, घर के बाहर झाड़ियों में शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस के मुताबिक गला दबाकर हत्या की गई है। तो पुलिस के मुताबिक गला दबाकर भी हत्या। 4 थानों की पुलिस व एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। और अबरार अली हमारे साथ सीतापुर से जुड़ चुके हैं। अबरार, घर के बाहर झाड़ियों में एक महिला का शव मिला है, कौन है महिला, परिजनों का क्या कहना है पूरे मामले पर? ये आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना सदरपुर क्षेत्र के सैयदइया गांव का बताया जा रहा है, जहां पर ये जो इसका पति था वो भट्टे पर काम करता था और इसका एक मकान सड़क किनारे था। वह वहां पर रात में दीपक जलाने गई थी और उसके बाद जब वहां नहीं मिली तो परिजनों ने इधर उधर खोजबीन की तो घर के पड़ोस में झाड़ियों में उसका शव मिला है। जिसके बाद वहां पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और एडिशनल एसपी सभी लोग पहुंचे। जो पुलिस के मुताबिक बताया गया कि उसकी गला दबाकर हत्या की है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को महिला के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन क्या अब तक पुलिस की जांच में कोई बातें सामने आई हैं कि आखिर क्या वजह रही, किसने हत्या की? अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया है, क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है और उसके कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर इन महिला की किसने हत्या की है। जी बहुत शुक्रिया आपका अबरार, अधिक जानकारी के लिए। तो 4 थानों के पुलिस व एसपी भी मौके पर पहुंचे और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर घर के बाहर झाड़ियों में एक महिला का शव मिला है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और पुलिस के मुताबिक गला दबाकर हत्या की गई है। और अगली खबर है आगरा से, जहां पर सूर सरोवर पक्षी विहार के जंगल में आग लग गई और बिजली की लाइन से उठी चिंगारी से आग लग गई। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का किया प्रयास। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों में आग पर काबू पाया है। तो बिजली की लाइन से उठी चिंगारी से आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने कई घंटों में आग पर काबू पाया। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास भी किया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से आग फैलती चली गई और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया जा सका है। फिलहाल तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं आगरा से खबर, जहां सूर सरोवर पक्षी विहार के जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया और जंगल में आग कितनी तेजी के साथ फैली, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिजली की लाइन से निकली चिंगारी से ये आग उठी और जिसके बाद ये आग फैलती चली गई और काफी बड़े इलाके को इसने अपनी चपेट में लिया। और हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आगरा से खबर, तो आगरा से खबर आपको हम बता रहे हैं, बिजली की लाइन से उठी चिंगारी से आग लग गई और कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर फायर ब्रिगेड ने कई घंटों में आग पर काबू पाया। तो फायर ब्रिगेड ने कई घंटों में आग पर काबू पाया। आगरा से खबर, सूर सरोवर पक्षी विहार के जंगल में
आग लग गई। अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, जंगल में आग लगी लेकिन कहा जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। क्या वजह रही थी? क्या बिजली की चिंगारी से आग लगी? गर्मा, ये जो पूरा मामला है ये आगरा के सूर सरोवर पश्चिम बिहार का है और यहाँ पर जो जंगल है कीटम का जंगल भी यहाँ कहा जाता है और यहाँ पर जो अधिकतर देखा जाता है जो गर्मियों का जो समय आता है वहां पर कहीं ना कहीं इन जंगलों में आग लगती है। लेकिन ये जो आग का कारण पता चल पाया है वो अभी तक यही है कि जो विद्युत लाइन की जो लाइनें जा रही है, जो बिजली की जो लाइन ऊपर से जा रही है उनमें शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी की वजह से यहाँ आग लगी। क्योंकि जंगल है, सूखी पत्तियां हैं, आग तुरंत पकड़ ली गई। लेकिन आग जैसी पकड़ी वहां जो तैनात कर्मचारी थे उन्होंने काफी बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जंगल होने के कारण हवा के तेज होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। लेकिन वहां पास में ही फायर सब स्टेशन पहले से ही बना हुआ है और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बिल्कुल, लेकिन इस आग में कोई नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि जंगल में आग लगी थी। क्या जंगल के पशु पक्षी भी इसकी चपेट में आए? इसको लेकर कोई जानकारी? हाँ, देखिए ये जो यहाँ पर जो आग लगी है सूर सरोवर पश्चिम बिहार वाला जो इलाका है, यहाँ की अगर हम बात करें तो बर्ड सेंचुरी है ये और यहाँ जो सर्दियों का मौसम होता है उस समय यहाँ पक्षी ज्यादा आते हैं। लेकिन जंगल की अगर हम बात कर लें तो जंगल में तमाम जो जानवर रहते हैं और लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि तमाम जंगली जानवरों के साथ कोई हादसा हुआ है या यहाँ कोई दुर्घटना जो जनानी हुई है। इस तरह की पशुओं को लेकर कोई भी अभी जानकारी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका अजेंद्र, अधिक जानकारी के लिए। तो आगरा से खबर, जहां सूर सरोवर पश्चिम बिहार के जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बिजली की लाइन से उठी चिंगारी से आग लगी। तो बिजली की लाइन से उठी चिंगारी से लगी थी आग और कर्मचारियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड ने कई घंटों में आग पर काबू पाया है। तो आगरा से खबर, जहां बिजली की लाइन से उठी चिंगारी से लगी आग। और अगली खबर है कांकेर से, जहां पखांजूर थाना पुलिस को सफलता मिली है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मिली सफलता, पुलिस ने गांजा समेत तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बाइक पर 11 किलो गांजा बरामद हुआ। पखांजूर थाना पुलिस को मिली सफलता, गाड़ियों की चेकिंग के दौरान सफलता मिली है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 30,000 रुपए बताई जा रही है गांजे की कीमत। 30,000 रुपए की कीमत का गांजा बताया जाता है। और ये बड़ी खबर आपको बता दी, 11 किलो गांजा बाइक पर बरामद हुआ है। तो बाइक पर मिला 11 किलो गांजा। ये अहम खबर कांकेर से खबर, पखांजूर थाना पुलिस को मिली सफलता। तो पखांजूर थाना पुलिस को सफलता मिली, गाड़ियों की चेकिंग के दौरान सफलता मिलने की बात सामने आई है। और विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बाइक से 11 किलो गांजा की बरामदगी हुई है, क्या जानकारी है? कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा था ये गांजा? जी, निश्चित रूप से बड़ी सफलता कहा जा सकता है गरिमा। पखांजूर जो थाना पुलिस है उसको एक प्रकार से बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना से ये प्राप्त हुआ थी जानकारी कि कोई एक बजाज जो गाड़ी है पल्सर में, उसमें गांजा की तस्करी की जा रही है। तो पुलिस जो है तत्काल संज्ञान में लेते हुए चेक पोस्ट लगाया गया पखांजूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत और हर छोटी बड़ी गाड़ियों को उन्होंने चेकिंग किया, जिसके दौरान 11 किलो जो गांजा है वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसके अलावा एक फोन और बाइक को भी अपनी हिरासत में ले लिया। अब बड़ी बात यह है कि जो गांजा तौलने के लिए अगर बात की जाए तो जो तौल है, तराजू है, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, अपने हिरासत में ले लिया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक पखांजूर थाना जो पुलिस है उसको एक बड़ी सफलता मिली है। और वहीं अगर बात की जाए गांजा की कीमत की, तो गांजा की कीमत की लगभग 30,000 रुपए अनुमानित लागत बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है। और जो आरोपी है उसको अभय दास के रूप में उसके परिचय में पता चला है पुलिस को, उसको भी अब न्यायिक रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। जी गरिमा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास आपका अधिक जानकारी के लिए। तो बाइक से 11 किलो गांजे की बरामदगी हुई है, बड़ी खबर आपको बता दें। और कांकेर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि बाइक पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 11 किलो गांजा बरामद किया गया है और पुलिस ने गांजा समेत तस्कर को भी धर दबोचा है।
देश और दुनिया की एक बड़ी आबादी तंबाकू और निकोटिन वाली सिगरेट पीने की आदत से मजबूर है। ऐसे में हीबल इंडिया कंपनी ने एक अनोखी टी सिगरेट का आविष्कार किया है जो धूम्रपान की लत को पहली सिगरेट के उपयोग से ही कम करने का दावा करती है। हीबल इंडिया कंपनी द्वारा धूम्रपान छोड़ने के लिए सबसे आसान और प्रभावी तरीका एक हीबल टी सिगरेट के रूप में लॉन्च किया गया। धूम्रपान करने वालों को सकारात्मक जीवन शैली में बदलाव करने के लिए एक आधुनिक प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। हीबल टी सिगरेट तंबाकू या निकोटीन के बिना स्वाद के साथ स्फूर्तिदायक धूम्रपान अनुभव के लिए सभी प्राकृतिक हरी चाय की पत्तियों से बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि हमने भारत को तंबाकू और निकोटीन मुक्त करने के लिए एक सुरक्षित हल दिया है। जो लोग एक दिन में कई सिगरेट पीते हैं उनके जीवन को बचाया जा सकता है। वो हीबल टी सिगरेट के पहले उपयोग से ही सालों की लत को छोड़ देंगे। जहां देश और दुनिया की एक बड़ी आबादी तंबाकू और निकोटीन भरी सिगरेट पीने की आदत से परेशान है, उनके लिए हीबल टी सिगरेट सुरक्षित और आनंददायक हल है जिससे स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथ ही वातावरण भी दूषित नहीं होगा। इसका पूरा यूएसपी ही ये है कि ये आपको पहले या दूसरे सिगरेट से ही अर्ज टू स्मोक कम करा देगा। तो अगर हम उस लॉजिक से सोचें तो वो 1 या 2 सिगरेट पे भी रुक सकता है। और जैसे कि कशिश ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा था, इसमें बिकॉज इट इज़ अ टी रिलेटेड हाई, आपका ये सिगरेट आफ्टर वन स्मोक योर सेकेंड अर्ज माइट बी 9 to 12 आवर्स आउट द नाइट। तो इसमें आपका जो टाइम पीरियड है बिटवीन सिगरेट्स वो काफ़ी एक्सटेंड हो रहा है। देयरफॉर जो अर्ज टू स्मोक जो होती है ना लत, हम जाके एक सिगरेट ब्रेक लेते हैं, वो काफ़ी इफेक्टिवली कम हो जाएगी। और कोंडा गांव के नगरपालिका परिषद द्वारा केंद्र की योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु ऋण प्रदाय किया जाता है, जिसके अंतर्गत 20,000 से 20 लाख रुपए बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में दिया जाता है। आपको बता दें कि नगरपालिका के अंतर्गत विभिन्न बैंकों को हितग्राहियों के नाम भेजे जाते हैं जिसमें उनके द्वारा रोजगार के लिए राशि दी जाती है। और इसी के तहत बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा हितग्राहियों को ऋण देने पर उन्हें मोमेंटो देते हुए सम्मानित भी किया है। आज जो DNLM के अंतर्गत जो छोटा सा एक कार्यक्रम रखा गया था, हम लोगों के यहाँ से बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं, बहुत सारा काम चलता है, लेकिन उसके अंतर्गत एक स्वरोजगार वाला भी लोन चलता है। जितने नगर निकाय स्तर पर जो भी छोटे व्यवसायी हैं, गरीब हैं, उनको हम लोग मिनिमम 10,000 से लेके 2 लाख तक का लोन देते हैं और महिलाओं को मिनिमम 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन देते हैं। इसमें जैसे व्यक्तिगत लोन में जो भी कोई बिजनेस करना चाहे, अलग अलग बिजनेस, उसमें हमने उनको अभी तक मुख्यालय में कितने लोग को योजना का वो मिला, लाभ मिला? योजना का लाभ व्यक्तिगत लोन तो लगभग अभी मुझे एक्चुअल टारगेट नहीं पता है, लेकिन लगभग 500 से अधिकतर हम दे चुके हैं 2013 से। क्या है जो 22-23 को जो अपने को DNLM और व्यक्तिगत ऋण, समूह ऋण और बैंक लिंकेज, ये जो अपन एक शासन से एक टारगेट आता है, उस टारगेट के तहत अपन बैंकों को प्रकरण बना के भेजते हैं, चाहे व्यक्तिगत ऋण का हो, समूह ऋण का, बैंक लिंकेज। उसके आधार पर किस बैंक ने लक्ष्य के अनुरूप अपनी उपलब्धि की है, उसके आधार पे हमने एक चार्ट निकाला था जिसमें बैंक ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे कार्य करने के लिए उनको एक स्मृति चिन्ह दिया गया, सेकंड में HDFC बैंक को दिया गया, थर्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया, है ना। सभी बैंकों ने काम किया था। इसमें कुछ दिक्कत ये भी आती है कि कभी कभी किसी जो हितग्राहियों का डॉक्यूमेंट ठीक नहीं रहता, सिविल नहीं रहता, उसके कारण है, लेकिन सभी बैंकों ने अच्छा काम किया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कबीरधाम के लोहारा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बानो में मनरेगा कार्य करने आए मजदूरों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में 20 मजदूर घायल हो गए। 5 मजदूरों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायलों में 14 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं।
युवा कांग्रेस महासचिव मधुसूदन दास के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया में भारत देश के 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्रों के नाम पर प्रवेश हेतु विचार न करने के निर्णय में केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते हुए पोस्ट के माध्यम से खिलौने का ढोल भेजकर अनोखा विरोध जताया है और विदेश नीति के मामले में भी केंद्र सरकार को असफल होने का आरोप भी लगाया है और कहा कि पीएम जो कहते रहते हैं कि हम विदेश में देश का डंका बजा रहे हैं, लेकिन ये कहानी विपरीत है। इसीलिए हमारी सलाह है कि वो विदेश न जाकर देश में ढोल बजाएं ताकि देश की स्थिति न बिगड़ने की सलाह भी दी है। युवा कांग्रेस जिला महासचिव मधुसूदन दास ने कहा कि हमें खबरों के माध्यम से पता चला कि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और फेडरेशन यूनिवर्सिटी ने शिक्षा एजेंटों को निर्देश दिए हैं कि वो भारत के 4 राज्यों जिसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्रों के नाम पर विचार न करें। उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। पीएम विदेश में कहते हैं कि हमारा डंका बज रहा है, जबकि स्थिति कुछ और है। जैसा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहते हैं कि मैं विदेश में हमारे देश का डंका पीट रहा हूं, परंतु ये पूरी तरह से सरासर गलत है और उनकी जो नीति है उन नीति का ही ये उदाहरण है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे देश के 5 राज्यों को आज बैन कर दिया गया है। वहां के छात्र ना प्रवेश ले सकते हैं, ना उस जगह पर पढ़ने जा सकते हैं। तो ये क्या एक ऐसी विदेश नीति है कि जो वहाँ हमारे भारत के छात्रों को बैन किया जा रहा है। तो पूर्ण तरीके से नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति फेल है, उसी को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ नरेंद्र मोदी को विदेश न जाने की सलाह देते हुए यहाँ पर उनको ढोलक भेंट कर रहे हैं ताकि वो यहाँ भारत में ही बैठ करके डंका बजाए। विदेश में उनको डंका बजाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बैन क्यों किया गया? बैन करने का रीजन वीजा मामलों को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बैन किया गया है। तो परंतु उन सब चीजों को नरेंद्र मोदी जी सॉल्व कर सकते हैं, उनके पावर में है, उनके अथॉरिटी में है, परंतु उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है तो क्या कहेंगे। और अगली खबर है फरीदाबाद से, जहां वल्लभगढ़ के आदर्श नगर में एक 12 वर्षीय बच्चे को आवारा कुत्तों ने घेर लिया और उसे बुरी तरह से काटने लगे। लेकिन इसी दौरान मोहल्ले की एक महिला जब वहां से गुजर रही थी तो उसने ये मंजर देखा और किसी तरह से आनन फानन में बच्चे को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया है और उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची है, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार कर रेबीज का इंजेक्शन लगाकर बेहतर इलाज के लिए फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया है। और बच्चे का इलाज करने वाले सरकारी डॉक्टर ने बताया कि बच्चा आदर्श नगर से आया है, जिसे कुत्तों ने बुरी तरह से काटा हुआ है। उन्होंने बताया कि बच्चे का ट्रीटमेंट किया, रेबीज का इंजेक्शन भी दिया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। कि ये बच्चा जो है ये आदर्श नगर से आया है। इसका नाम राजू है और 12 साल का है। रास्ते में जाते वक्त कुत्ते ने इसको बाइट किया है। इसकी जो राइट थाई है उस पर काफ़ी मेजर इंजरीज हैं कुत्ते की बाइट की वजह से। तो इसके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, कोई पड़ोस के गली के जो साथ वाले थे वो उनको लेके आए हैं। तो अभी तो हमने फर्स्ट एड दिया है, रेबीज का इंजेक्शन लगवा दिया है और बाकी डीप है तो इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए हमने इनको बीके भेज दिया है। रेबीज के इंजेक्शन अस्पताल में नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? रेबीज के इंजेक्शन कम होते हैं या केस ज़्यादा रहे? नहीं, एक्चुअल में देखो बल्लभगढ़ की बात करें तो यहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं। जितने भी सप्लाई में आते हैं कुछ ही दिनों में वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम बनी हुई है यहाँ पे कि रेबीज के इंजेक्शन का शॉर्टफॉल तो है, केसेस बहुत ज़्यादा है। इसको कुत्ता खा गया है, बताओ, सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हैं। तो आप कहाँ जा रहे थे? मैं तो यहीं लेके आई हूँ सीधी। तो इसके मम्मी पापा नहीं थे? इसके मम्मी पापा जॉब पे गए, मैं तो कहीं जा रही थी, ये रहा मेरा बैग, मैं तो सीधी फिर कुत्ते को। अब सरकारी अस्पताल आए हैं तो क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे समस्या इंजेक्शन नहीं है सर, बताओ कुत्ते खाएगा, हम गरीब आदमी बताओ कहाँ से लाए? क्या कहना चाहोगे सरकार से? मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि हर चीज की अवेलेबल सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हाथ जोड़े की बात है, होनी चाहिए। ये कुत्तों का जो आतंक है, जो बच्चे को बुरी तरह फाड़ रखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहूंगी भाई, ये कुत्ता वगैरह है जो उनको थोड़ा सा देखो और यहाँ हर दवाई की फैसिलिटी करो सरकारी घर में। भाई गरीब आदमी तो मर जाएगा ऐसे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।